ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसके अंतर्गत देखेंगे हम गदात्मक ग्रंथ हैं ये, और ये ध्यान में रखना है ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं गद के रूप में लिखित हैं, जबकि वेद जो है पदात्मक ग्रंथ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको आप ध्यान में रखें। वेद क्या है? पदात्मक ग्रंथ हैं। ब्राह्मणों में वेदों की व्याख्या, कथाओं व उदाहरणों सहित स्पष्टीकरण एवं प्रयोग विधान दिया गया है। आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं? वनों में रहने वाले मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं आरण्यक। वेदों की दार्शनिक बातों से संबंधित इनमें ज्ञान व स्तुति की ज्ञान चिंतन व तप को अधिक महत्व दिया गया है इसमें, तो ये ध्यान में रखना है। उपनिषद या वेदांत क्या होते हैं? देख लेते हैं। वैदिक चिंतन की चरम परिणति है, इन्हें बोला जाता है उपनिषदों को, क्योंकि इनमें एक तरह से व्याख्यायित किया गया है वैदिक ग्रंथों को। इसमें गुरु शिष्य के मध्य प्रश्नोत्तर शैली में ये उपनिषद या वेदांत पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए एक अशिक्षित व्यक्ति, यानी जैसे शिष्य मान लीजिए, शिष्य क्या कर रहा है? गुरु से प्रश्न कर रहा है कि ये कैसे होता है, ये क्या चीज है, तो उसी के उसमें उत्तर दिए गए हैं। 108 हैं ये उपनिषद। और ईश, केन, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, कठ, प्रश्न, तैत्तरीय आदि प्रमुख उपनिषद हैं। तो ये सारे उपनिषद हैं, ये ध्यान में रखना है। और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो आपको पता होना चाहिए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप से। ऋग्वैदिक सभ्यता के ब्रह्म तत्व की उपनिषद के ऋषियों ने आलोचना की है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो स्टेटमेंट करके आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जैसा ही मैंने अभी बताया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। वेदों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो ये वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, जिनको जान लेते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये किस विषय वस्तु से संबंधित है? शिक्षा जो है उच्चारण से संबंधित है, कल्प यज्ञ व धार्मिक क्रियाओं से संबंधित है, व्याकरण भाषा, पद व शब्द रचना से संबंधित है, निरुक्त व्याख्या से संबंधित है, छंद छंद रचना से संबंधित है, और ज्योतिष भविष्य नक्षत्र व खगोल विद्या से संबंधित है। थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो कल्प दिया गया है इसको। तो कल्प को जो है एक भाग सूत्र ग्रंथ है इसका। तो सूत्र जो हैं वो किसके भाग हैं? कल्प के। तो इनके बारे में देख लेते हैं। पहला जो है स्रोत सूत्र है, इसमें यज्ञों के प्रकार व विधि विधान से संबंधित चीजें दी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। स्रोत सूत्र में क्या है? यज्ञों के प्रकार किसमें दिए हैं? स्रोत सूत्र में। शुल्ब सूत्र में क्या दिया है? यज्ञ वेदी निर्माण या ज्योतिषी, जो ज्यामिति। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ज्यामिति किस सूत्र में है, तो आप जवाब देंगे शुल्ब सूत्र में। धर्म सूत्र में नियम व विधि दी गई है। ग्रह सूत्र में गृहस्थ नियम व संस्कार दिए गए। तो संस्कार किसमें आते हैं? ग्रह सूत्र में। वैदिक दर्शन पर आधारित षड दर्शन यानी 6 हैं। तो ये कौन कौन से हैं और किन्होंने रचना, प्रतिपादक कौन है? इंपोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने इसके प्रतिपादक हैं। योग दर्शन पतंजलि है, सभी जानते हैं। न्याय दर्शन गौतम है। वैशेषिक कंडाद हैं, जिसमें परमाणु वगैरह की खोज एक तरह से संबंधित है वैशेषिक में, तो कंडाद ने करी थी। और पूर्व सीमांश को 2 भागों में बांट दिया गया है। पूर्व सीमांसा जिसे जैमिनी है प्रतिपादक, और उत्तर सीमांसा जिसे वेदांत भी बोला जाता है, इसके हैं बृहदारण्य। अब ये तो हुई वैदिक काल की सामान्य सी जानकारी। अब देख लेते हैं वैदिक काल को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, तो इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या चीजें हैं या अंतर वस्तु है जिसे हमें जानना जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसको हम आज जानेंगे। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या क्या विशेषताएं थी। पितृसत्तात्मक परिवार होता था। परिवार समाज व राजनीति की इकाई थी। परिवार समाज और राजनीति की इकाई थी। अनार्यों को हे दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद के दसम मंडल में पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता पड़ता है, जैसा कि शूद्र शब्द का एक तरह से मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आ जाता है। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पन्न होने की बात कही गई है ऋग्वेद में। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, सभी जानते हैं वैसे। इस प्रकार सभी वर्ण एक ही ईश्वर की संतान है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई अलग से है, लेकिन एक ही ईश्वर की सभी संतान हैं।
महिलाओं का स्थान सम्मानजनक था उस समय, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर स्टेटमेंट करके आ सकता है कि बाल विवाह प्रथा थी या पर्दा प्रथा थी या सती प्रथा थी या नहीं, तो आपको जवाब देना है ये तीनों में से कोई भी गलत प्रथा नहीं थी। महिलाओं को धार्मिक, राजनीतिक व शैक्षिक क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध थे। जैसे कि पता पड़ता है बिस्वारा और लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं थी, यानी कि विद्वान महिलाएं थी ये चारों की चारों। महिलाएं जो है सभा और समिति में स्थान पाई थी, यानी कि भाग लेती थी। तो ये दो एक तत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पीसीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आईएएस तक का एग्जाम हो, उसमें ये फैक्ट आप याद रखें, क्योंकि 3 प्रकार की होती थी सभा जो होती थी उनकी, सभा, समिति और विदत। तो विदत में भाग नहीं लेती थी, ये सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी। धार्मिक कार्यों में महिलाओं व पुरुषों का एक साथ रहना जरूरी था। सुरापान व मांसाहार होता था। अगर कोई पूछ ले कि ऋग्वैदिक काल में मांसाहारी थे या नहीं थे, तो ये बिल्कुल होता था। लोगों का मुख्य भोजन जौ, गेहूं, दूध व उससे बने पदार्थ, फल व साग थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय के रूप में था। अगर मुख्य मुख्य व्यवसाय आपसे कोई पूछा जाए ऋग्वैदिक काल का क्या था, तो आप जवाब देंगे पशुपालन ही था, ना कि कृषि। तो ये ध्यान में रखना है। कृषि गौण व्यवसाय था। कृषि करते तो थे लेकिन गौण माना जाता था, यानी कि कम। सबसे नंबर 1 पर पशुपालन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। हल, उर्वरक व सिंचाई का ज्ञान था। हल, उर्वरक और सिंचाई यानी तीनों की चीजों का ज्ञान था। पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्व था। अघन्या अर्थात वध न करने योग्य कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, जो गाय की जो महत्ता है वो ऋग्वैदिक काल से ही है। इसी वजह से जो आज की सरकार है इसको बहुत ज्यादा एक तरह से प्रोटेक्ट करने की बात करती है गाय को, क्योंकि जो दक्षिणपंथी जो लोग बताए जाते हैं एक तरह से संस्कृति के प्रति एक तरह से उनका झुकाव होता है, जिसके कारण ये गाय को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये ऋग्वैदिक काल से ही था। इसी वजह से आज जितना भी झमेला होता है सब इसी वजह से होता है। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था, यानी कि कोई वस्तु विनिमय होता था, ये ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में पड़ी नामक व्यापारियों का वर्ग मिलता है, यानी पड़ी कौन थे? व्यापारी थे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बड़ई, धातु कर्म, स्वर्णकार, चर्मकार, जुलाहे, कुंभकार आदि का उल्लेख है। ये सभी क्या थी? एक तरह से बाद में उस समय नहीं थी, लेकिन बाद में ये सभी जाति के रूप में तब्दील हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में जातियां जैसी चीज नहीं थी, वर्ण व्यवस्था तो थी। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। विवरण, इकाई और इकाई का प्रमुख कौन होता था? ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। राजनीतिक इकाई का जो कौन होता था? कुल होता था, और इसका प्रमुख कौन होता था? कुलप। परिवार का समूह ग्राम, और इसका जो है ग्रामीणी होता था। ग्रामों का समूह विष कहलाता था, और विषपति इसका प्रमुख होता था। दो या अधिक विष मिलके क्या बनाते थे? कबीला बनाते थे या जन बनाते थे, और इसको क्या कहते थे? जनपति या गोप या राजन बोला जाता था इसके मुख्य प्रमुख को। ऋग्वेद में राजा के निर्वाचन का भी उल्लेख मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में राजा के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसे करके आ जाए तो आप जवाब देंगे यस, मिलता है। राजा को परामर्श देने और उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक 2 समितियां थी एक तरह से। तो पुरोहित राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो इम्पोर्टेंट है ये। पुरोहित राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, ये जानना जरूरी है आपको, आ जाएगा ये कभी भी। समिति, सामान्य जन परिषद भाग लेते थे इसमें। समिति के अंदर सामान्य जन लोग होते थे। सभा वरिष्ठ जनों और ब्राह्मणों की परिषद थी, इसमें सामान्य लोग भाग नहीं लेते थे सभा में। अब जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 500 ईसा पूर्व तक है। इसकी क्या विशेषताएं हैं जिनको हमें एग्जाम की दृष्टिकोण से जानना जरूरी है, वो चीज देख लेते हैं। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। सभा और समिति में महिलाओं के भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अभी हमने क्या देखा था? ऋग्वैदिक काल में ये दोनों ही समिति और सभा में महिलाएं भाग लेती थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं की भी उदाहरण है, यानी कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी हमें मैत्री और गार्गी जैसी विदुषी यानी विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य जीवन व्यवस्थित हुआ था। आश्रम व्यवस्था जो है स्टार्ट हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में, ये ध्यान में रखना है। देखेंगे हम आश्रम व्यवस्था क्या है, धीरे धीरे आएगा। व्यावसायिक निपुणता जाति प्रथा पर आधारित आधार आधार बन गई थी, तो ये ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि चर्मकार, कुंभकार ये सब जातियों में तब्दील हो गए थे, यानी जाति के लोग ही करने लगे थे। और कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था, क्योंकि पहले तो पशुपालन था, लेकिन अब क्या हो गया था? कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में तब्दील